हेलो नमस्कार। आपके अपने चैनल अम्बे होम साइंस क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आप सब लोगों के लिए मैं आज बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन लेके आई हूँ और कुछ जो प्रश्न है वो आप सब पहले से ही जानती हैं। आज का जो टॉपिक है नवजात शिशु की देखभाल, और इसमें मैं आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर बताऊंगी। आपको कैसे क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं, और ये आज जो है कक्षा 12 वालों के लिए एक लेसन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कक्षा 10 वाली बच्चों के लिए एक लेसन लूँगी और उसे पूरा कंप्लीट करवाऊँगी, और आप लोगों को मैं पेपर भी हल करवाऊँगी। कक्षा 10 और 12 11 की जो भी बच्चियाँ हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। और ये सिर्फ कक्षा 10 और 12 के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो भी बच्चियाँ तैयारी कर रही हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी नेट, उन सब के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, शिशु को पूरक आहार देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये पूरक आहार क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था ना। पूरक आहार 4 से 6 माह की आयु के शिशु को दूध के साथ जो ठोस आहार दिया जाता है उसे ही कहते हैं पूरक आहार। तो अभी प्रश्न में पूछा है कि पूरक आहार देते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए देखते हैं क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। जो नवजात शिशु होते हैं, जैसे जैसे वो बड़ा होने लगते हैं वैसे वैसे माँ का जो दूध होता है उनके लिए पर्याप्त आहार नहीं हो पाता है, उन्हें अतिरिक्त आहार की आवश्यकता होती है। तो इस आहार की पूर्ति के लिए नवजात शिशु को जो हम आहार देते हैं या आहार देना प्रारंभ कर देते हैं उसे ही पूरक आहार कहते हैं। तो पूरक आहार देते समय हमें कुछ अनिवार्य रूप से कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले क्या करना चाहिए, कोई भी पूरक आहार देते समय प्रारंभ में उसकी अल्प मात्रा ही देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम शुरुआत करें, अगर शिशु को मान लीजिए आप सूजी का हलवा हुआ या फिर फलों का रस हुआ, तो उसे हमें इतने ही मात्रा में देना चाहिए जितना कि वो अच्छे से खा सके, यानी उसकी मात्रा कम होनी चाहिए। कम से थोड़ा थोड़ा करके हमें उसे बढ़ाना चाहिए। उसके साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, जो भी हम आहार दे रहे हैं समय में एक ही पूरक आहार दें। ऐसा नहीं कि एक समय में हम ढेर सारा पूरी थाली भर के लिए बच्चों को परोस दें, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। एक समय में सिर्फ एक ही आहार देना चाहिए जिसे शिशु अच्छे से और रुचिपूर्वक खा सके। अगर 2 आहार हम एक साथ दे देते हैं तो शिशु एक को तो अच्छे से खाता है, लेकिन दूसरे के प्रति उसका रुझान कम हो जाता है, दूसरे के प्रति उसका जो खाने की इच्छा होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इन सब बातों का भी ध्यान देना चाहिए। पूरक आहार जो होती है वो ऐसा हो जिससे बच्चे अच्छे से आसानी से सुपाच्य कर ले, यानी वो सुपाच्य हो जाए, उसे पचा ले। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, निर्जलीकरण क्या है, इसके क्या लक्षण है। निर्जलीकरण मैंने बताया था ना, शरीर में अतिरिक्त मात्रा में जल की जब कमी हो जाती है तो उसे ही क्या कहते हैं, निर्जलीकरण कहते हैं। अब इसमें प्रश्न क्या पूछा है आपको, लक्षण। तो सबसे पहले हम निर्जलीकरण के बारे में बताएंगे। बाल्यावस्था जो है ये सबसे बड़ी, यानी बाल्यावस्था की ये सबसे बड़ी समस्या है निर्जलीकरण। इसमें क्या होता है, उल्टी दस्त के निरंतर होने की दशा में निर्जलीकरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। निर्जलीकरण का अर्थ होता है शरीर में सामान्य से कम मात्रा में जल का रह जाना, अर्थात शरीर में जल की मात्रा का घट जाना ही निर्जलीकरण कहलाता है। और इस स्थिति में क्या होता है, बच्चा जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है, इसका गला सूखने लगता है, जो त्वचा होती है वो सूखी हो जाती है तथा झुर्रीदार हो जाती है, और मूत्र विसर्जन देर में होता है या उसकी दर जो होती है वो घट जाती है। निर्जलीकरण जो होता है वो शिशुओं के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो इतना आप लिखेंगे निर्जलीकरण के अर्थ में। इसके बाद क्या दिया है, इसके लक्षण
क्या है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, शिशु को बहुत ज़्यादा उल्टी दस्त होने लगता है और वो उल्टी दस्त जो होता है वो जल्दी जल्दी होने लगता है और दिन भर में कम से कम 10 से 12, 14, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये इसके लक्षण हैं। ठीक है, निर्जलीकरण जब हो जाता है तो हमें बच्चे को 1 लीटर पानी उबाल कर उसे ठंडा कर कर रख लेना चाहिए और उसमें 4-5 चम्मच जो है चीनी, थोड़ा सा नमक डालकर उसका जो घोल है वो बनाकर थोड़ी थोड़ी देर में बच्चे को पिलाना चाहिए, जिससे क्या होता है, निर्जलीकरण नहीं हो पाता है। और आप आजकल तो मार्केट में भी बहुत सारे ऐसे मिल जा रहे हैं, ORS का घोल मिल जा रहा है, जिससे हम क्या करते हैं 1 लीटर पानी में उसको घोल देते हैं 1 पैकेट और शिशु को थोड़े थोड़े देर में देते रहते हैं। और जो मार्केट में मिलता है आपका जीवन रक्षक घोल, उसमें लवण जो है वो उसकी मात्रा संतुलित रूप में मिली रहती है। तो उल्टी दस्त के लिए ये घोल बहुत ही फायदेमंद होता है। अगला प्रश्न है, टिप्पणी लिखिए मौसम के अनुसार बच्चों के वस्त्र। अब प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि बच्चों के वस्त्र का चुनाव हम किस प्रकार कर सकते हैं या कैसा कर सकते हैं, या फिर बच्चों के लिए वस्त्र बनाते समय हम किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं, तो इसके बारे में आप कैसे लिखेंगी। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमें बच्चों के लिए जो वस्त्र का चुनाव करना चाहिए वो बहुत ही कोमल होना चाहिए तथा उनके शरीर के विकास के लिए बहुत ही ढीला ढाला यानी बिल्कुल आरामदायक वस्त्र होना चाहिए। बच्चों को बहुत ज़्यादा चुस्त कपड़े नहीं पहनाने चाहिए। तो आपको लिखना है, बच्चों का शरीर जो होता है वो बहुत ही कोमल होता है तथा उसका शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, अतः बच्चों के लिए वस्त्र बनाते समय हमें निम्नलिखित बातों को अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे करके आप नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जितना आप लिख सकते हैं आप पॉइंट में बना के लिख सकते हैं। जैसे क्या है, नंबर 1 मान लीजिए, बच्चों के जो वस्त्र होते हैं वो ढीले ढाले होने चाहिए, तंग वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनाना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चों का शरीर जो रहता है वो बंधा रहता है और वो कपड़े बहुत जल्दी फट भी जाते हैं। फिर उसके बाद करिएगा, सर्दी के मौसम में बच्चों को हमें ऊनी वस्त्र पहनाना चाहिए, गर्मी के मौसम में हल्के सफ़ेद मुलायम कपड़े पहनाने चाहिए और बच्चों के लिए ऐसा वस्त्र बनाना चाहिए जिससे वो आसानी से धोया जा सके। ऐसा ना हो कि बिल्कुल उसको धुलने के लिए परेशानी हो या फिर ड्राई क्लीनर हो, ड्राई क्लीन के लिए देना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल वस्त्र सॉफ्ट और मुलायम और हल्के होने चाहिए जिससे हम आसानी से धुल सके। इसके बाद और भी पॉइंट आप लिख सकती हैं, वस्त्र जो बच्चों का वस्त्र होता है वो बहुत ज़्यादा कीमती नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों का जो होता है शरीर, ये बाल्यावस्था जो होती है वो ग्रोथ का समय होता है, इसमें बच्चे बहुत तेज़ी से विकास करते हैं। तो अगर हम वस्त्र बिल्कुल साइज का लेते हैं तो वो वस्त्र बहुत जल्दी छोटा हो जाता है, और बहुत अगर महंगा भी हम लेते हैं तो बच्चा सिर्फ 5 से 6 महीने तक ही पहन सकता है, उसके बाद वो उसके लिए छोटा होने लगता है। तो इसका भी हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। बच्चों के जो वस्त्र हैं अगर हम उन्हें घर पे सिल रहे हैं या सिलवा रहे हैं तो हमें बिल्कुल ये ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्र में बहुत ज़्यादा जगह छोड़ना चाहिए, यानी बच्चा अगर बड़ा हो तो उस वस्त्र को हम थोड़ा खोल कर या नीचे से उसकी सिलाई खोलकर उसे बड़ा कर सकें। इस तरह से भी वस्त्र हम बच्चों के लिए सिलवा सकते हैं। और गर्मी के ऋतु में अधिकतर हमें आधी बाँह वाली यानी छोटी बाँह वाली, और सर्दी के ऋतु में हमें फुल बाजू वाली वस्त्र बच्चों के लिए बनवाना चाहिए। तो इस तरह से आप प्रश्न के उत्तर लिख सकते हो, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ये प्रश्न जो तीनों मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आई हूँ, आप सभी लोग इसे आसानी से कर लेंगे। इसमें आप लोग को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत या समस्या नहीं होगी। एक और प्रश्न है जो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, नवजात शिशु को टीकाकरण, ठीक है, टीकाकरण क्या है या फिर शिशुओं के लिए क्यों आवश्यक है, जन्म के उपरांत लगाए जाने वाले टीके कौन कौन से हैं, या फिर टीकाकरण पर टिप्पणी लिखिए, शिशुओं को 1 वर्ष में कौन कौन से टीके दिए जाते हैं। तो इस तरह से करके बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो टीकाकरण आप सबको पता है कि टीकाकरण का मतलब क्या होता है। नवजात शिशु को जो है, नवजात शिशु की हम निरंतर देखभाल करते रहना चाहिए हमें, और टीकाकरण से क्या होता है, वो नवजात शिशुओं को विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाने का कार्य करता है।
आजकल जो है बच्चे जब जन्म लेते हैं, चाहे वो अस्पताल में जन्म ले चाहे वो घर पर जन्म ले, उन्हें समय समय पर टीका जो है आंगनबाड़ी और जो आशा होती हैं, जो दाई होती हैं, वो क्या करती हैं, घर पे भी आती हैं, बच्चों को बुलाती हैं या घर पर ही आके उन्हें इंजेक्शन दे के जाती है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कौन कौन से मुख्य संक्रामक रोग जो है शिशुओं को बचाव के लिए टीके लगवाए जाते हैं। सबसे पहले उसमें है टीबी के बचाव के लिए टीका, चेचक के बचाव के लिए, पोलियो के बचाव के लिए ट्रिपल वैक्सीन। आपको पता है ट्रिपल वैक्सीन में कौन कौन से आता है, हेपेटाइटिस बी, हैजे के बचाव का टीका और टाइफाइड के बचाव का टीका। ये 7 मैं आप लोग को बता दी हूँ और आप सब लोग इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा। ये भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अगर आपको दस्त या अतिसार के बारे में पूछेगा तो भी आप लोग कर लीजिएगा। आप लोग देखिएगा प्लेलिस्ट में मैंने कक्षा 12 में प्लेलिस्ट बनाया है। कक्षा 12 में के लिए नवजात शिशु की देखभाल से रिलेटेड कुछ उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन है, तो वो वीडियो भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए अच्छा ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कक्षा 10 वाली बच्चों के लिए लेके आऊँगी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है, उसके कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाऊँगी और मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं आप लोग को इस तरह से समझाऊँ कि आप लोग को वो बात मेरी बिल्कुल आसानी से याद हो जाए। मैं नहीं चाहती कि आप लोग बुक की या लिखी लिखाई बातों को आप रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बातों को समझना है, क्योंकि समझी हुई चीज़ें हमें बिल्कुल आसानी से याद हो जाती है और रटी हुई चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो आप सब लोग बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बाकी तैयारी करवाना मेरा काम है। मैं आप लोग की तैयारी पूरी करवा दूंगी आपके परीक्षा से पहले। तो आप सभी लोग मन लगा कर पढ़िए और जो भी बच्चियां या जो भी बहनें तैयारी कर रही हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की, वो भी अपनी पढ़ाई बिल्कुल जारी रखें, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ें ताकि जो भी पढ़े वो अच्छे से तैयार हो। तो अब आप सभी से मैं अलविदा कहना चाहती हूँ। आप सभी लोग अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पे लगाइए। चलिए आप सभी से नमस्कार, बाय बाय।